तो जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का। सिंधिया जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूं। देखिए, सवाल तो कई सारे हैं, लेकिन सरकार 100 दिन अपने कंप्लीट कर रही है और इन 100 दिनों में, क्योंकि ये गठबंधन वाली सरकार है, थोड़ा दबाव महसूस हो रहा है, ऐसा बार बार पूछा जाता है आप लोगों से। दबाव किस बात की? हमारी सोच विचारधारा, देश की प्रगति, देश का विकास, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, भारत को विकसित बनाना है 2047 तक, और भारत को विश्व गुरु के रूप में विश्व पटल पर एक नक्षत्र की तरह हमें उभारना है। दबाव अगर है तो हमें अपना दबाव अपने पर है, ताकि परफॉर्मेंस रिलेटेड कार्य दिन प्रतिदिन हो। लेकिन अलायंस का दबाव, क्योंकि पहले 303 थे, अब 240 हो गए हैं। अलायंस का देखिए, अलायंस का दबाव एनडीए का गठबंधन सदैव रहा है। ये पहली बार नहीं है जब गठबंधन बन रही है। देखिए, एनडीए की गठबंधन सदैव रही है और एनडीए के गठबंधन के नियम और असूलों के अनुसार सदैव इस गठबंधन ने कार्य किया है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। लेकिन 303 थे बीजेपी के अपने बूथ थे, इस बार 240 है। सभी को साथ में क्या प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला है अमीश जी? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। उसमें आपका प्रयास भी जरूरत है। नहीं, हमारे प्रयास से ज्यादा तो इस समय चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के प्रयास की ज्यादा जरूरत है। उनका विश्वास जरूरी है। केवल नहीं, केवल आप अपने आप को केवल गठबंधन तक सीमित मत रखिए। अगर देश को विकसित भारत के रूप में परिवर्तित करना है तो 140 करोड़ देश के जनता और जनार्दन को संकल्पित होकर उस भारत की एक नया उदय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें मिलकर करना होगा। तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, ये ऐतिहासिक है। तीसरी बार बीजेपी का शासन आया है, ये भी ऐतिहासिक है। तो इन 100 दिनों में मोदी 3.0 में ऐसे कौन से 3 बड़े काम हैं जो आपको लगता है वाकई गेम चेंजर है? पहले तो मैं कहूंगा कि इस देश में कभी भी 11 लाख करोड़ का कैपेक्स का प्रोग्राम इस देश के इतिहास में कभी नहीं हो पाया है। जो इस बार सरकार ने एक मूल मंत्र मानकर उसे आगे ले जाने का कर्तव्य और संकल्प लिया है। उस 11 लाख करोड़ में करीब करीब 3 लाख करोड़ सीधा सीधा अधोसंरचना में जी। और आज अगर जो भारतीय विदेश का भ्रमण करता हो, वो स्वयं अनुभव करता है कि जो भारत में आज अधोसंरचना प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संभव हो पाया है, चाहे रेल हो, वंदे भारत की बात करो आप, चाहे रोड हो, हमारे हाईवेज की बात करो, चाहे एयर हो, जो मेरा पुराना पोर्टफोलियो रहा जी, जहां 74 हमारे हवाई अड्डे थे 2014 में, आज 160 के करीब हमारे हवाई अड्डे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमारे बन चुके हैं। न्यूयॉर्क और फ्रैंकफर्ट और लंदन में जाओगे तो आपका बैगेज नहीं मिलेगा, पर इंडिया में आपका बैगेज घूम नहीं हो जाता। सुरक्षा, सर्विस, क्वालिटी लेवल्स हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। आज भारत इंफ्रास्ट्रक्चर पर विश्व का नेतृत्व कर रहा है और ये आभास हर भारतीय को होता है, या वो प्रवासी भारतीय को होता है जब वो देश में आता है, या भारतीय नागरिक को होता है जब वो विदेश जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपके पास एक बहुत महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री है। एमटीएनएल और बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए एक बड़ा करार भी हुआ है। क्या आपको लगता है कि एमटीएनएल और बीएसएनएल अपनी पुरानी साख को हासिल कर पाएंगे? ये सवाल जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गांव के दूर दराज इलाकों में उनकी कनेक्टिविटी। हमारी सोच और विचारधारा क्या है? टेलीकॉम के क्षेत्र में, जैसे नागर विमानन के क्षेत्र में, हमारे देश में कम से कम 3 प्लेयर्स होने ही चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय जगत में कई देशों में इससे भी कम है, पर कम से कम भारत में, इतना विस्तृत देश है, इतने हमारे उपभोक्ता हैं, 3 से 3 तो प्लेयर्स होने ही चाहिए। और उसमें बीएसएनएल का एक बहुत महत्वपूर्ण एक दायित्व भी होता है। बीएसएनएल ने ये संकल्प लिया प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में
कि 4G की टेक्नोलॉजी हम नवीन आधारित करेंगे तो वो टेक्नोलॉजी हमारे 4G स्टैक को भारत आत्मनिर्भरता के आधार पर अपना टेलीकॉम इक्विपमेंट के आधार पे ही इंटरनेशनल क्वालिटी ऑफ सर्विस हमारे उपभोक्ता को हम लोग देंगे। इस संकल्प को लेके हम आगे बढ़े हैं। 1.5 साल 2 साल हमें लगे हैं अपनी डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी को उत्पन्न करने के लिए अमीश, पर आज इस मंच से मुझे बड़ी खुशी है आपको कहते हुए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा 4G स्टैक रेडी है। 4 कोर होते हैं देश के चारों कोने में, हमारे चारों कोर फंक्शनल हैं। हमारा संकल्प है कि अगले साल के मध्य तक BSNL 1 लाख टावर 4G के लगाकर हमारे उपभोक्ताओं के लिए तैयार हो जाएगा न्यू क्वालिटी और सर्विस के साथ। जी चलिए अब और वहीं जी देश के अंदर दूसरे जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं मैं उनको भी साधुवाद देना चाहता हूं। विश्व का सबसे जल्द 5G रोल आउट विश्व में कहीं भी हुआ है तो वो भारत में हुआ है, जहां 21 महीने में 4.5 लाख हमारे BTS टावर्स पर लग चुके हैं और 98% देश का पूरा 5G के अंतर्गत आज आ चुका है। एक कंज्यूमर के लिए मैं सवाल पूछ रहा हूं, ये टैरिफ क्यों बढ़ता जा रहा है लगातार, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कोई कैपिंग लगेगी? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको यह प्रश्न पूछने के लिए, और इसके लिए आपको जो वर्तमान की पद्धति है उस पर हमें थोड़ा समझना होगा। पहले 5G नेटवर्क लेआउट करने के लिए पिछले 3 वर्षों में करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। जी, किसी भी इंडस्ट्री में निवेश होता है तो उस इंडस्ट्री की रिटर्न भी होनी चाहिए। 4.5 लाख करोड़ निवेश अधोसंरचना में टावर्स लगाने के लिए, कोर लगाने के लिए, रेडियो एक्सेस नेटवर्क लगाने के लिए, BTS लगाने के लिए, रेडिएट करने के लिए, इंस्ट्रूमेंट्स लाने के लिए एक मामूली सम नहीं होता। दूसरी बात, अगर 2014 में आप देखें तो पर मिनट हम लोगों का टैरिफ होता था 50 पैसे पर मिनट। आज टैरिफ क्या है? 3 पैसे पर मिनट, मतलब 95% गिरावट हुई है पिछले 10 वर्षों में। और वहीं डेटा की अगर आप बात करो तो 1 GB डेटा भारत के अंदर 285 रुपए होता था 2014 में। आज वही 1 GB डेटा 9 रुपए 85 पैसे हो चुका है। जी, 90% गिरावट हुई है। विश्व स्तर पर अगर आप एक पैकेज देखो, मैं आपका थोड़ा समय ले रहा हूं, SMSs का 2 GB का और वॉइस का, तो करीब $9 है हमारे पड़ोसी देशों में, करीब $12 से $15 है यूरोप के देशों में, और करीब $20 है अमेरिका में। भारत में $1.50। इस अगर टैरिफ के लेवल से अगर 10% वृद्धि हुई है तो जो आज वॉइस 3 पैसे पर मिनट है वो 3.3 पैसे पर मिनट हो चुका है। केवल इतनी वृद्धि हुई है, और आज भी हमारा टैरिफ विश्व का सबसे लोएस्ट टैरिफ पूरे वर्ल्ड में अगर है तो वह इंडिया में। ठीक है, लेकिन मैं अब 2024 के चुनावों पर आता हूं। एक नैरेटिव चलाया गया कि संविधान बदल देगी भारतीय जनता पार्टी, और OBC पिछड़े वर्गों में इस नैरेटिव को उत्तर प्रदेश में जगह भी मिली, महाराष्ट्र में भी जगह मिल गई, मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जगह नहीं मिली। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये बड़ा चैलेंज है? क्या विपक्ष अपनी टोन सेट करके ले गया और एक सेटबैक लगा बीजेपी को? देखिए, कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं होना चाहिए। जो दिल में संकल्प हो, मन में संकल्प हो, उस संकल्प के आधार पर मनुष्य को, संगठन को, सरकार को चलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन से उन्होंने शपथ ली है, यह संकल्प लिया है
कि उनकी विचारधारा में केवल 5 जाति हैं इस देश में: किसान, महिला, युवा, गरीब। और इन 4-5 जातियों के लिए दिन रात सरकार को और हम सबको कार्य करना होगा। लेकिन नुकसान तो हुआ। सुन लीजिए ना मेरी बात जी। आज सबसे ज्यादा सांसद अगर पिछड़े वर्ग के और एससी और एसटी के अगर हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी में है। अगर भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल को आप देख लो तो इतिहास में आजादी से आज तक सबसे ज्यादा अगर एससी, एसटी और ओबीसी मंत्री अगर हैं तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में। और जो लोग कहते थे हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के बारे में, वही लोगों ने पिछड़े वर्ग की रिजर्वेशन आरक्षण के बिल का विरोध किया था जब वो लाया गया था। आज उनकी बोलती बदल रही है। लेकिन सिंधिया जिन लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव में हराया था, कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अंबेडकर के विरुद्ध कैंडिडेट खड़ा किया, किसी और दल ने नहीं खड़ा किया। कांग्रेस पार्टी ने खड़ा करके बाबा साहब अंबेडकर को हराया। आज वो पार्टी मेरे अनुसूचित जाति के बारे में बात कर रही है। और तो और क्या मैं क्या कहूं, उनके नेता ने तो स्पष्ट कर दिया कि उनकी क्या सोच है। हम आरक्षण खत्म करेंगे, ये अमेरिका में जाके घोषणा कर दी। तो आरक्षण कौन खत्म करने वाला है? वो पूर्ण दूध का दूध और पानी का पानी अमेरिका की जनता के सामने भारत की जनता को दिखा दिया। लेकिन फिर भी उनका नैरेटिव ये कुछ राज्यों में तो काम करा। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे एक ये भी कारण था कि बीजेपी अपने मैसेज को डाउन द लाइन नहीं पहुंचा पाई कुछ राज्यों के अंदर, स्पेशली उत्तर प्रदेश? भारतीय जनता पार्टी देश के एक एक नागरिक के लिए जी जान लगाकर कार्य कर रही है। अगर आप देखो, जो पिछले 10 वर्षों में पूरा काया पलट चुका है। मैंने आपको अधोसंरचना की बात की, 90,000 किलोमीटर के हाईवे थे, आज 1.5 लाख किलोमीटर के हाईवे। रेल रोड्स की आप बात करो, हाईवेज की आप बात करो, 11 किलोमीटर बनते थे, आज 33 किलोमीटर बन रहे हैं। उज्ज्वला योजना में करीब करीब हमारी 10 करोड़ महिलाओं को गैस का कनेक्शन दिया गया है। किसान सम्मान निधि की योजना के आधार पर देश के 12 करोड़ किसान के खाते में डायरेक्ट आज 6,000 रुपया हर वर्ष पहुंच रहा है। बीच में लाइन काटने वाला कोई बचा नहीं है अब। अच्छा जी। आयुष्मान कार्ड योजना के तहत 28 करोड़ लोगों को, जिनके घर में कोई और देखने वाला नहीं था, आज भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी मोदी जी की सरकार ने 5 लाख रुपए का कवरेज उनको दिया। जी, ये चीजें मामूली चीजें नहीं है कि जो हम मुंह से शब्द निकाल दें। एक एक व्यक्ति को कवरेज देना कितना कठिन कार्य होता है, और 28 करोड़ लोगों को कवरेज देना ये कोई मामूली बात नहीं है अमीश। आज भारत बदल रहा है, भारत बदल चुका है, भारत अग्रसर हो रहा है, और विश्व पटल पर प्रधानमंत्री जी ने भारत का नाम अग्रसर कर आपने विश्व पटल की बात करी। राहुल गांधी अमेरिका में थे, उन्होंने बोला हमारे देश के जो चैलेंज है हमारे देश के सामने, वो सिख भाई अपनी पगड़ी पग डाल पाएंगे नहीं डाल पाएंगे, कड़ा पहन पाएंगे नहीं पहन पाएंगे, गुरुद्वारे जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो व्यक्ति भारत के नाम को झुकाने का कार्य करे विश्व के किसी भी मंच पर, इससे कोई निम्न स्तर की बात नहीं हो सकती। आज जिस पार्टी ने मेरे सिख समाज के विरुद्ध नरसंहार किया था, जिस पार्टी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया, आज वो मेरे सिख भाइयों की बात कर रहे हैं, और वो भी सरासर झूठ। आप और हम सब लोग गुरुद्वारा में जाते हैं, हम सब लोग अपने सिख भाइयों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य कर रहे हैं। पर क्यों बोला गया, क्यों बोला राहुल गांधी ने, क्यों बोली ये बात? 10 साल हो गए, अब 15 साल होने वाले हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं, अब देखिए अब हम डबल हो गए हैं, पहले 45-42 होते थे, अब 98-99 हो गए हैं। अरे भाई, खड़गे नहीं थे तो ये भी बोला। देखिए, मुझे कोई कठिनाई नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी को बधाई देना चाहता हूं कि उनके नंबर 92 से
52 से अब 99 हो गए। ठीक है, उनको बधाई देता हूं, पर उनको ये भी निवेदन करना चाहता हूं, और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि असलियत को पहचानें। और असलियत क्या है अमीश? असलियत ये है कि अगर आप कांग्रेस पार्टी के 2014 के आंकड़े ले लो, अगर आप कांग्रेस पार्टी के 2019 के आंकड़े ले लो, और अगर आप कांग्रेस पार्टी के 2024 के आंकड़े ले लो, और तीनों नंबर को आप जोड़ लो, 99, 55, 52, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के 2024 के 240 के आंकड़े तक नहीं पहुंचते। लेकिन खड़गे जी कह रहे हैं कि 20 सीटें अगर हमारी ज्यादा आती तो बीजेपी की जितनी टॉप लीडरशिप है ये जेल में होती और ये जेल में जाने के लायक ही है। देखिए, ये खड़गे जी ने बोला। जिन लोगों की ख्वाहिश है कि वे बादल में रहें और जमीन से दूर हो जाएं, आज असलियत ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे पहले एक नेता है इस देश के आजादी से आज तक के समय में, जिनको देश की जनता ने एक बार नहीं चुना, 2 बार नहीं चुना, पर तीसरी बार फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार में स्थापित किया। लेकिन जी, और इसको पहचानने, मानने और जानने के बदले में अगर ये सपने देखना चाहते हैं तो सपने देखते रहें। ये वही सपने देख रहे थे जब बाय इलेक्शन मध्य प्रदेश में हुए थे और कहा था कि बीजेपी के सारे सीट हारने वाले थे। ये वही सपने देख रहे थे जब 2023 में विधानसभा का चुनाव हुआ मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, और कहा था कि तीनों जगह हमारी सरकार बन रही है। ये वही सपने देख रहे थे जो 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ और बोला कि इस बार तो इंडी गठबंधन की सरकार बन रही है। जनता ने इनको अपना चेहरा दिखा दिया है। जनता ने इनको कह दिया है कि अपने गिरेबान में झांके। अगर कोई झांकना नहीं चाहता तो आप और हम क्या करें? जी, लेकिन आखिरकार राहुल जी के एडवाइजर कौन है? मैं क्या जानूं? तो आप तो खुद कांग्रेस में रहे, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं, कौन है मैं क्या जानूं? फिर भी आपको तो जानकारी होगी, ऐसी एडवाइस दे कौन रहा है? ना मुझे इसकी ज्ञान है, ना मैं ज्ञान जानना चाहता हूं। तो जी तो बदले राहुल आपको नई लोकसभा में नजर आ रहे हैं? मुझे तो कोई फर्क दिख नहीं रहा। कोई फर्क नहीं दिख रहा। अब भाषण कहते हैं कि थोड़ा एग्रेसिव देते हैं। और देखिए, मैं ये बोलना चाहता हूं आपको, भाषण देने से देश नहीं बनने वाला। मेहनत, मशक्कत और सही को सही और गलत को गलत कहते हुए देश बनता है। जी, अपने आप भी करके कुछ दिखाने से देश बनता है। चाहे कोरोना काल हो, चाहे वायनाड हो, जो अभी बाढ़ आई, उसमें कहीं भी कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं दिखता। और अफसर आ जाता है तो मंच पर चढ़ के भाषण दहाड़ने से कुछ नहीं होता। देश को अगर बनाना है तो हमें पसीने के आधार पर बनाना होगा। इस देश को हमें, जैसे आजादी में हमारे लोगों ने सिंचित किया था खून से, अपने खून से, वैसे आपको और हमें अपना पसीना देना होगा। और अगर खून भी देना होगा तो खून भी देने के लिए हमें तैयार होना होगा। एक सवाल, रवनीत बिट्टू हैं, आपकी सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने राहुल गांधी को देश का नंबर 1 आतंकी कहा है। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं किसी और के बयान पे मैं कुछ टिप्पणी करूं, मैं इसमें नहीं लगना चाहता। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि अगर आप भारतीय हो और अगर भारत आपके दिल में बसता है, तो जो व्यक्ति किसी और की माटी में जाकर मेरे तिरंगे को नीचे दिखाने की कोशिश करे, मैं इसका सहन कभी नहीं करने वाला। पर आतंकी है राहुल गांधी, नंबर 1 आतंकी। मैंने जो जवाब मुझे देना था मुझे दे दिया। ठीक है। मेरा अगला सवाल अरविंद केजरीवाल पर है। उन्होंने इस्तीफे देने का ऐलान कराया है 48 घंटे में, 24 घंटे अब जो लोग देख रहे हैं कि 3 महीने में तो चुनाव आ ही रहा है, अच्छा मौका है। मौका किसके लिए? एडवांटेज ले लो। जनता, पुरानी कहावत है जी, जनता सब जानती है। आप जितना भी छुपने की कोशिश करोगे, जनता सब जानती है।
और आप देख लेना, जब भी दिल्ली का चुनाव होगा, नतीजा भी जनता ही देगी। हरियाणा के चुनाव में क्या होने जा रहा है? और भाजपा का कमल का फूल ही खिलेगा। हरियाणा के चुनाव में क्या होने जा रहा है? मेरा तो पूर्ण विश्वास है कि चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सभी राज्यों में प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और राज्य स्तर के नेतृत्व के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत और आशीर्वाद प्रदेश की जनता की तरफ से मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सिंधिया जी, आप हमारे मंच पर बहुत आए, आपने धन्यवाद अपनी बात अमित। को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत